दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चलाए गए टैरिफ वॉर या फिर टैरिफ के टेरर के द्वारा मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो इस समय आपको अछूता दिखाई पड़े। वो आरवीएनएल भी है, वो आईआरएफसी भी है, वो वेदांता भी है, वो टीसीएस भी है, वो आपके लिए रिलायंस भी है, वो आपके लिए एप्पल का भी होगा, वो आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट का भी होगा। वर्ल्ड का कोई भी ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं काम कर रहा है जो इस समय टैरिफ के टेरर से जूझता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। और सिमिलर चीज पे अगर आप बात करें तो पूरे ग्लोब की जितनी भी स्टॉक मार्केट से वो कहीं ना कहीं इस समय स्ट्रगल कर रही हैं, चाहे वो इंडिया मार्केट हो, चाहे वो चाइना की मार्केट हो, चाहे वो हांगकांग देखने को मिल जाए, चाहे वो आपको खुद अमेरिका की बाजार देखने को मिल जाए, या फिर आपके सामने यहाँ पे मैक्सिको यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात हो, या फिर नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज के बारे में बात हो। तो पूरे ग्लोब में कहीं ना कहीं ट्रंप के टैरिफ के टेरर ने पूरी तरीके से भूचाल मचाया हुआ है, और उसी भूचाल का एक नतीजा हमारे सामने आईआरएफसी ग्रुप पे भी निकल के आया है, जो स्टॉक इस समय मार्केट के अंदर अपने हाई से 50% के लगभग डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। अब ये एक मौका है या फिर ये एक अलर्ट है, इसी के बारे में आपके साथ में इस वीडियो में बात करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इस वीडियो को तूल देने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बात करें अगर हम आईआरएफसी के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये मार्केट का वन ऑफ द हाई पोटेंशियल स्टॉक है जो इस समय मार्केट के अंदर हमको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमको थोड़ा डिटेल में समझनी होंगी, खासतौर से प्राइस एक्शन के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन उसको सबसे लास्ट में लाएंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल सीधा ब्रीफली समझ लेते हैं कि कंपनी रेलवे के अंदर काम करती है, और रेलवे के अंदर जो भी हम लोग को प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं उनके 95% तक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो फाइनेंसिंग होती है, जो फंडिंग होती है, वो इस कंपनी के द्वारा की जाती है। पीएसयू स्टॉक है। रेलवे के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को हाइड नहीं किया जा सकता है। लगातार इसकी डिमांड हमको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, देश में देखने को मिलती है, और रेलवे के अंदर ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हमको जुड़ते भी दिखाई पड़े हैं, भविष्य में भी जुड़ते दिखाई पड़ेंगे, जिनमें फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे समय में इस प्रकार की एनबीएफसीज जो हैं, जो पीएसयूज हैं, वो मार्केट के अंदर अपने फ्यूचर को चमका सकती हैं। तो ये तो इसका बिजनेस मॉडल है। सेफ सिक्योर ज्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये सरकारी कंपनीज के साथ ही में डील करता दिखाई पड़ता है, और दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे कंपनी से डील करता है, जो कि सभी पीएसयू स्टॉक है। तो ऐसी एनबीएफसी जिसमें एनपीए के खतरे सबसे कम दिखाई पड़ते हैं, ऐसी एनबीएफसी जो खुद सरकारी है, और ऐसी एक एनबीएफसी जो मार्केट के अंदर मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे ज्यादा एक डिमांडिंग और कहीं ना कहीं नीडफुल सेक्टर में काम करती दिखाई पड़ती है, उसका स्टॉक अगर मार्केट के अंदर मुझे डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है, तो क्या ये मेरे लिए एक मौका नहीं है? मेरा मानना यह है कि ये मेरे लिए बिल्कुल एक मौका है, लेकिन मार्केट का जो प्रेशर है उसने कहीं ना कहीं इस स्टॉक की नींव को हिला दिया है, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर जो कॉन्फिडेंस के साथ में बैठे हुए इन्वेस्टर्स थे, कहीं ना कहीं उनका भी यहाँ पे होश डगमगाने लगा है, और वो भी ऐसे स्टॉक से निकलने के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। देखिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं और आप कभी भी किसी स्टॉक से निकलना चाहते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है, किसी दूसरे की राय जानने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। जब चाहें जैसे चाहें अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। लेकिन अगर आपका स्टॉक बाइंग हाई रेट पे है और आप उसके बाद में स्टॉक के अंदर गिरावट देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर चिंताएं बनना लाजमी है। ऐसे समय में अगर आप स्टॉक की गिरावट को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो की गिरावट को भी देखने का प्रयास कीजिए। पोर्टफोलियो के अन्य स्टॉक्स के अंदर जो गिरावट है उनको भी देखने का प्रयास कीजिए। बाजार के अंदर शायद ही ऐसे कोई ऐसे स्टॉक होंगे जो किसी रेनाउंड कंपनी से, या मैं कहूंगा कहीं ना कहीं ग्रीन ब्लू चिप कंपनी से बिलोंग करते हों, और मार्केट के अंदर वो स्टॉक्स इस समय रेड जोन में ना हो। तो ऐसा नहीं है कि जो गिरावट है वो सिर्फ आपको आईआरएफसी में देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है जो गिरावट है सिर्फ और सिर्फ आपको रेलवे में देखने को मिल रही है। पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जिन चीजों के बारे में मैंने आपके साथ में अभी मॉर्निंग में ही आरबीएल के स्टॉक में भी डिस्कशन किया था। सेम चीजें यहां पे भी देखने को मिलती हैं। वापस बता देता हूं कि देखिए, रेलवे के अंदर पिछले साल से लेकर के अभी तक बजट में कुछ बड़ा हम लोग का अनाउंसमेंट होता नहीं दिखाई पड़ा। लास्ट ईयर का जो प्री बजट था उसमें चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस जरूर की, लेकिन फाइनल बजट में रेलवे को कुछ भी हाथ तक नहीं दिखाई पड़ा। और इस साल का जो बजट था वो पूरी तरीके से मिडिल क्लास बेस्ड था, तो किसी भी सेक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अब इन सिचुएशंस में स्टॉक्स का गिरना, स्टॉक्स के प्राइस का गिरना बिल्कुल
बिल्कुल लाजमी है और वो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे भी इस स्टॉक में देखने को मिल रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इस स्टॉक के बिजनेस मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू को समझते हैं, इसके फंडामेंटल स्टडीज को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे समय में ये स्टॉक काफी ज्यादा लुक्रेटिव रेट पे दिखाई पड़ता है। देखिए, मैं अभी भी कह सकता हूं कि इस स्टॉक के अंदर क्या पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अभी भी यहां से कम 10 से 15% हो सकता है 20% तक की गिरावट हमको देखने को मिले। ये स्टॉक 100 रुपीज के नीचे भी ज्यादा दिखाई पड़ सकता है, मैं इस संभावना को भी इनकार नहीं करता। लेकिन ये स्टॉक मार्केट के अंदर अगर एक इन्वेस्टर की हैसियत से हम देखने का प्रयास करते हैं और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP जैसी चीजों को स्वयं के द्वारा अप्लाई करते हैं, किसी और के द्वारा नहीं, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर हो सकता है, जो आने वाले भविष्य में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर रिटर्न बनाए, इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। संभावना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मार्केट में हम सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं के बारे में बात करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो उन आधारों पर अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखा जाए, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाए, कंपनी की जो गिरावट है उसको मार्केट से रिलेट करके देखा जाए, तो ऐसे समय में प्रतीत जरूर होता है कि इस स्टॉक के अंदर भविष्य में कुछ बड़ी संभावनाएं बन सकती हैं और स्टॉक के पास में वो पोटेंशियल है, वो मजबूत बिजनेस मॉडल है, वो मैं कह सकता हूं स्ट्रांग मैनेजमेंट अवेलेबल है और गवर्नमेंट का वो सपोर्ट, सेफ्टी मौजूद है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर आने वाले भविष्य में हमको एक अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी वापस आती दिखाई पड़ सकती है। लेकिन उन सब के लिए जरूरी ये होगा कि हमको यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को इन्वेस्ट करना होगा। बल्क में बाइंग तो हर स्टॉक में करने से बचनी चाहिए और ये वो बिल्कुल समय नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर एकदम से सारा पैसा झोंक दें। हमें नहीं पता कि बाजार कब, कितना और कहां तक नीचे जाएगी, बाजार कब बॉटम बनाएगी, कहां पे बॉटम बनाएगी, और अगर मार्केट के अंदर गिरावट आएगी, स्टॉक मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स टूटते दिखाई पड़ेंगे, तो ये याद रखिए कि जो आपके सरकारी क्षेत्र के स्टॉक हैं उनके अंदर कमजोरी आना भी बिल्कुल लाजमी है। और ऐसे समय में जब श्री ट्रंप के द्वारा मार्केट में लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको भी इस समय हर्ट किया जा रहा है, तो ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो आपके स्टॉक्स को मार्केट के अंदर और भी कमजोर कर सकती है और ऐसे में IRFC का स्टॉक भी और कमजोर हो सकता है। तो अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास में एवरेजिंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ IRFC में गिरावट हो ऐसा नहीं होगा। अगर बाजार में गिरावट होगी तो वो चौतरफा होगी, सेक्टर्स में होगी, बाकी सेक्टर्स में भी होगी और बाकी स्टॉक्स में भी होगी। तो अगर आप स्टॉक की गिरावट से कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो मैं आपसे एक बार जरूर कहूंगा कि अपने इस स्टॉक की गिरावट के साथ साथ मार्केट को स्टडी कीजिए, मार्केट के अन्य सेक्टर्स और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को भी स्टडी कीजिए और उनकी गिरावट से भी इसको कंपेयर करने का प्रयास कीजिए। बाजार एक कठिन समय से गुजर रहा है, मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन यही वो कठिन समय है जिसका इंतजार निवेशक कई साल करते रहते हैं, क्योंकि यहां से जो भविष्य की संभावनाएं बनती हैं वो बेहद मजबूत और बेहद स्ट्रांग होती हैं और आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये हमारे लिए कुछ नई पटकथा, कुछ नई स्टोरी लिखती हुई भी दिखाई पड़ती हैं। तो उन आधारों पर मैं कहूंगा कि इस स्टॉक को स्टडी जरूर किया जा सकता है, रिसर्च जरूर की जा सकती है, इसके पोटेंशियल्स के बारे में कहीं ना कहीं गणना जरूर की जा सकती है, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि वीडियो देख करके मार्केट में स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई भी परिकल्पना नहीं बनानी है। उसके लिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और आपकी खुद की स्टडी जिम्मेदार होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।